तो अतुल्य भारत हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर मैं अमित फगेड़िया आपका पुनः स्वागत करता हूं और आज हम 1857 की क्रांति पर बात करेंगे। तो 1857 की क्रांति को प्रारंभ करने से पहले हम उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों की बात कर लेते हैं। अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन में इस समय जो महारानी थी वह कौन थी? विक्टोरिया। ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। वहाँ का प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था इस समय? पामस्टन। ठीक है। तथा ब्रिटेन एवं भारत का गवर्नर, भारतीय गवर्नर कौन था? भारत का गवर्नर कौन था इसमें? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। ये कई बार साथियों हमें कंफ्यूज कर देता है जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो उसमें लॉर्ड कैनिंग के साथ साथ लॉर्ड डलहौजी भी ऑप्शन में दिया जाता है और अधिकांश बच्चे इसमें लॉर्ड कैनिंग के स्थान पर लॉर्ड डलहौजी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि डलहौजी इस क्रांति के लिए एक मुख्य कारण के रूप में उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है। डलहौजी की जो नीतियाँ थी ना, लॉर्ड डलहौजी की जो नीतियाँ थी वो 1857 की क्रांति के कारणों में प्रमुख रही। ठीक है। इसलिए लॉर्ड डलहौजी को उस समय का गवर्नर बच्चे मान लेते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड डलहौजी नहीं था। ठीक है। इसके उपरांत हम बात करते हैं भारत में मुगल बादशाह की। ठीक है, कि इस समय मुगल बादशाह कौन था? ठीक है। 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? तो वो कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है। ये तो हुई ब्रिटेन एवं भारत की बात। चूंकि हम राजस्थान से संबंधित एग्जाम की भी बात कर रहे हैं तो इसमें राजस्थान में भी एक ब्रिटिश सरकार के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा जनित पद था जिसे हम एजीजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो इस समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? पैट्रिक लॉरेंस, जो अजमेर में इसका ऑफिस हुआ करता था और अजमेर में बैठता था। ठीक है। तो उस 1857 के समय की जो राजनीतिक स्थिति की हम बात करते हैं तो इस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, प्रधानमंत्री पामस्टन, भारतीय गवर्नर लॉर्ड कैनिंग, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय एवं राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस थे। ठीक है। अब हम 1857 की क्रांति के जो कारण थे उन पर वन बाय वन चर्चा करेंगे कि वे कौन से कारण थे जिनके कारण 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। ठीक है। ये राजनीतिक स्थिति है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो विक्टोरिया थी। ठीक है। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। मुगल बादशाह का क्या नाम था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है। और राजस्थान में एजीजी के पद पर इस समय कौन नियुक्त था? पैट्रिक लॉरेंस। अब हम वन बाय वन उन कारणों की बात करेंगे जिनके कारण यह क्रांति प्रारंभ हुई। ठीक है। वन बाय वन उन कारणों की बात करते हैं जिनके कारण यह क्रांति प्रारंभ हुई। ठीक है। तो पहला जो कारण था वह था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है। ये डलहौजी, किसके द्वारा? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, अभी अपन ने बात की थी ना, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रारंभ की गई एक नीति थी। ठीक है। और इसे व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति भी कहा जाता है। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नामक एक नीति स्थापित की जिसे व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत इसने ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार के लिए 3 प्रकार की नीतियां
अपनाई। ठीक है, ये हम कारण बात कर रहे हैं किसके, 1857 के जो कारण थे ना उनकी बात कर रहे हैं कि किस कारण 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। तो पहला कारण क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये राजनीतिक कारण के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है साथियों, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था क्या उसको समझिए आप। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला गोद निषेध नीति। ठीक है, पहला गोद निषेध नीति, दूसरा कुशासन और तीसरा युद्ध। ठीक है, इसको हड़प नीति या वेबकत का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब हड़प नीति क्यों, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है, किसी भी प्रकार से येन केन प्रकरण किसी भी प्रकार से भारतीय राज्यों को किसमें मिलाना, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना। डलहौजी का मूल उद्देश्य क्या है, किसी भी प्रकार से भारतीय राज्यों को किसमें मिलाना, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना। इसी के तहत मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इसने 3 प्रकार से भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की योजना बनाई। पहला था गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति के अंतर्गत सतारा, जेतपुर, झांसी, ठीक है, सतारा, जेतपुर, झांसी आदि राज्यों को किसमें मिला लिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अब गोद निषेध नीति थी क्या, डलहौजी ने एक नियम बनाया कि जिन राजाओं के या जो निसंतान हैं उन्हें गोद लेने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे गोद भी लेंगे तो किसकी, सरकार की सहमति, ब्रिटिश सरकार की सहमति से लेंगे, उनकी अनुमति के बिना वे गोद नहीं ले सकते। ठीक है, तो जिन राजाओं के संतान निसंतान रह गए, जिनके संतान नहीं थी, जैसे झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव की मृत्यु के समय उनके कोई संतान नहीं थी, इस कारण झांसी को भी किस आधार पर, गोद निषेध नीति के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की बात की गई। ठीक है, तो जिन राजाओं के निसंतान मृत्यु हो गई या जिनके संतान नहीं थी, उन्हें गोद लेने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। अब गोद लेने का अधिकार समाप्त हो गया तो स्वयं ही वो राज्य क्या, किसके अधीन चले जाएंगे, ब्रिटिश साम्राज्य के। ठीक है, दूसरा कुशासन। ठीक है, अगर कुशासन की बात की जाए तो कुशासन के आधार पर अवध का अधिग्रहण किया गया था। ठीक है, अवध के नवाब का नाम था वाजिद अली शाह, और वाजिद अली शाह जो थे ना वो अपनी प्रजा में, अपनी जनता में बहुत लोकप्रिय थे। ठीक है, अवध में अंग्रेजों का पूर्ण हस्तक्षेप था प्रशासन में, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह पर क्या आरोप लगाया कि उन्होंने अवध में जो शासन है ना वो उचित तरीके से नहीं चला रहे हैं, वहाँ पर कुशासन का राज स्थापित हो चुका है। और इसी आधार पर वाजिद अली शाह को नज़रबंद करते हुए और अवध का अधिग्रहण कर लिया गया। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या था, कुशासन का आरोप लगाकर अधिग्रहण कर लिया गया। तो और तीसरा था युद्ध, सीधा युद्ध करके और अधिग्रहण कर लिया जाना। ठीक है, मतलब युद्ध के माध्यम से किसी को विजित कर किस में मिला लिया जाना, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाना। ठीक है, ये किसके पार्ट थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के 3 भाग हैं। तो गोद निषेध नीति के आधार पर सतारा, जेतपुर, झांसी आदि राज्यों को मिलाया गया। कुशासन के आधार पर अवध का अधिग्रहण किया गया। और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि कुशासन के आधार पर किस राज्य का अधिग्रहण ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया, किसका किया गया था, अवध का। ठीक है, और युद्ध के द्वारा पंजाब व बेंगू बर्मा, पेंगू को ही क्या कहा जाता है, बर्मा कहा जाता था। जो निम्न बर्मा का भाग था उसे क्या कहा जाता, पेंगू कहा जाता था। और इसका अधिग्रहण किसके आधार पर किया गया था, युद्ध के आधार पर। ठीक है, ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बाद हम बात करते हैं अन्य उन कारणों की जिनके कारण 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। ठीक है, तो अगला कारण है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से बादशाहत का अंत। ठीक है, पहला कारण हमने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बताया। दूसरा कारण क्या है, बहादुर शाह जफर जो इस समय मुगल बादशाह थे उन्हें कह दिया गया कि वे अंतिम मुगल बादशाह हैं और इनके बाद में बादशाह समाप्त कर दी जाएगी, मतलब उनके बच्चों में से किसी को भी बादशाह की उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। हालांकि बहादुर शाह जफर नाम मात्र के बादशाह थे, फिर भी इनके प्रति जनता में एक श्रद्धा थी कि वह हमारे बादशाह हैं। ठीक है, और इसको समाप्त करने की बात की गई। तो मुसलमानों एवं भारत की आम जनता जो 200 साल तक राज करने वाले मुगल राज पर गर्व महसूस करती थी, वह अब अंग्रेजों के प्रति आक्रोशित होने लगी। तीसरा कारण नाना साहब की पेंशन। ठीक है, नाना साहब
नाना साहब अंतिम पेशवा थे ना बाजीराव द्वितीय, उनके दत्तक पुत्र थे। ठीक है, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। और बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने जब बसीन की संधि के उपरांत तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद इन्हें भेज दिया गया था, मेरठ भेज दिया गया था। उस समय एक संधि हस्ताक्षरित की गई थी जिसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि बाजीराव द्वितीय को आजीवन पेंशन देंगे, कौन? अंग्रेज देंगे। ठीक है, लेकिन जब नाना साहब उनके उत्तराधिकारी थे, उनके दत्तक पुत्र थे, जब वो पेशवा बने तो उन्हें यह पेंशन देने से इनकार कर दिया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। और तर्क क्या दिया गया कि नहीं, हमने तो यह पेंशन किसको देने की बात की थी? बाजीराव को, बाजीराव द्वितीय को देने की बात की थी, आपको देने की बात कभी की नहीं थी। इसलिए नाना साहब भी इनसे नाराज थे। ठीक है, लक्ष्मीबाई की चर्चा पहले भी हम कर चुके हैं। रानी लक्ष्मीबाई क्यों नाराज थी? अपने दत्तक पुत्र को लेकर। ठीक है, मतलब गोद निषेध की नीति थी ना, उसके विरुद्ध खड़ी हुई थी। ठीक है, अगला कारण है अंग्रेजों की भू बंदोबस्त प्रणाली। ठीक है, अंग्रेजों ने जैसे स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, ठीक है, ये जो भू बंदोबस्त प्रणालियां लागू की थी ना, इनमें भारतीय किसानों का बहुत अधिक शोषण हो रहा था। ठीक है, आर्थिक रूप से किसान लगातार टूटते जा रहे थे। ठीक है, और ये किसान किसी ना किसी रूप में भारत की सेना में, अंग्रेजी सेना में जो भारतीय सैनिक थे उनसे जुड़े हुए थे। ठीक है, अगला कारण है सैनिकों के साथ भेदभाव। ठीक है, अब भेदभाव किस प्रकार का? भारतीय सैनिक को 30 साल की सर्विस के उपरांत भी अंग्रेज के अधीन या मातहती रहना पड़ता था। मतलब 30 साल की सर्विस करने के बाद भी भारतीय सैनिक को अंग्रेज से बड़ा पद नहीं दिया जाता था। ठीक है, जिस कार्य को करने का एक अंग्रेज सैनिक को 500 रुपये तक वेतन मिल रहा है, उसी कार्य को करने का भारतीय सैनिक को 50 रुपये ही वेतन मिलता था। ठीक है, दूसरी तरफ 1856 में एक एक्ट लाया गया जिस एक्ट के अंतर्गत यह प्रावधान था कि ब्रिटिश सेना कहीं भी अगर युद्ध के लिए जाती है तो भारतीय सैनिक जो उसमें सम्मिलित हैं उन्हें उस स्थान पर जाना ही होगा। भारत में परंपरा थी कि अगर समुद्र पार कोई व्यक्ति चला जाता है तो वह धार्मिक रूप से उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। ठीक है, मतलब वह गांव में, अब समाज में अब स्वीकृति उसको नहीं मिलती थी। ठीक है, अब जैसे ही कोई सैनिक, ब्रिटिश सेना में जो सैनिक भारतीय हैं वो बाहर लड़ने जाते थे और लड़कर वापस आते थे तो उन्हें ना तो उनकी रेजिमेंट में सम्मान मिलता था और ना ही उन्हें वो उनके गांव में सम्मान मिलता था। ठीक है, तो ये सभी कारण रहे किसके लिए? 1857 की क्रांति के लिए थोड़े थोड़े उत्तरदायी रहे। लेकिन जो मुख्य तत्कालिक कारण था वह कौन सा था? इस समय का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण, ठीक है, तात्कालिक कारण था कारतूस वाली घटना। ठीक है, अब ये कारतूस वाली घटना क्या है, इस पर अपन थोड़ी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तात्कालिक कारण क्या था? कारतूस वाली घटना। ये सभी तो अन्य सहयोगी कारण है। एक मुख्य कारण होता है किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए, जो सबसे उपयुक्त, सबसे मुख्य कारण होता है वही क्या होता है? तात्कालिक कारण। और इस घटना में से संबंधित जो तात्कालिक कारण था वह क्या था? कारतूस वाली घटना। ठीक है, अब कारतूस वाली घटना क्या थी? लॉर्ड कैनिंग जो थे ना, इन्होंने भारत में जो सैनिक थे उनके द्वारा एक गन काम में ली जाती थी जिसका नाम क्या था? ब्राउन बेस। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इस ब्राउन बेस गन को हटाकर इसकी जगह पर एनफील्ड राइफल शुरू कर दी। ठीक है, एनफील्ड राइफल किसके स्थान पर? ब्राउन बेस की जगह पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग प्रारंभ कर दिया गया। इस एनफील्ड राइफल का प्रथम प्रयोग क्रीमिया युद्ध में किया गया था। ठीक है, जो अंग्रेज थे ना उनके द्वारा 1854 में, कब? 1854 में क्रीमिया युद्ध में एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था और वहाँ पर यह बहुत सफल सिद्ध हुई और इसमें अंग्रेजों की विजय का मुख्य कारण भी यह राइफल ही थी। ठीक है, तो इस क्रीमिया युद्ध में इसकी सफलता को देखते हुए 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा एनफील्ड राइफल को भारतीय सेना में भी
अनिवार्य कर दिया गया और ब्राउन बैरल्स के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाने लगा? एनफील्ड राइफल का। इस एनफील्ड राइफल में जो कारतूस प्रयोग होते थे, कारतूस प्रयुक्त होते थे, उनके पीछे जो डाट लगी होती थी उस डाट में सूअर व गाय की चर्बी का प्रयोग होता था, ऐसी अफवाह थी। ठीक है भाई, कारतूस होता था ना, इस गन को चलाने से पहले उस कारतूस को दांत से काटना पड़ता था, पीछे से कट करके, और फिर उस गन में डाला जाता था और फिर इसे फायर किया जाता था। ठीक है, तो उस कारतूस से संबंधित अफवाह फैल गई कि इस कारतूस में जो चर्बी लगी हुई है वह किसकी लगी हुई है? सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। ठीक है, तो भारतीय सैनिक जो हिंदू सैनिक थे वह किसको पवित्र मानते हैं? गाय को पवित्र मानते हैं, और मुसलमान सूअर को अपवित्र मानते हैं। जब इनके समक्ष ये चुनौती आई कि हम जिस चर्बी को काट रहे हैं वह किसकी है? गाय और सूअर की है, तो इन लोगों के मन में एक आक्रोश फैल गया। ठीक है, कारतूस वाली यह घटना सबसे पहले 26 फरवरी 1857 को बैरकपुर छावनी में फैली। ठीक है, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि कारतूस वाली घटना का प्रारंभ कहाँ हुआ, तो कहाँ पे हुआ? बैरकपुर छावनी में हुआ। 26 फरवरी 1857 को बैरकपुर छावनी की 19वीं BNI बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सबसे पहले यह घटना घटित हुई, लेकिन उसे दबा दिया गया। 26 फरवरी के उपरांत 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में ही 34वीं रेजिमेंट, ठीक है, बैरकपुर में ही, कहाँ पर? बैरकपुर में ही 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे, ठीक है, मंगल पांडे द्वारा आक्रोशित होकर 2 अंग्रेज अधिकारियों बाग व हासन, ठीक है, 2 अंग्रेज अधिकारियों बाग व हासन पर गोली चला दी गई। ठीक है, इस घटना में बाग मारा गया। ठीक है, और इस घटना के उपरांत मंगल पांडे ने सोचा कि अब निश्चित ही अंग्रेज मुझे भी मार देंगे, तो इन्होंने स्वयं के भी गोली मार ली। अंग्रेजों के द्वारा मंगल पांडे का उपचार करवाया गया, उन्हें बचाया गया, और इन्हें बचाने के उपरांत जब ये स्वस्थ हो गए तो इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। ठीक है, किसको? मंगल पांडे को। 29 मार्च को इन्होंने बाग व हसन को मारा था और फांसी कब मिलती है? 8 अप्रैल को। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन इस पे बनता है कि जो कारतूसों वाली घटना थी वह सबसे पहले कहाँ, इससे संबंधित अफवाह कहाँ फैली? तो आपको क्या जवाब देना है? बैरकपुर में। ठीक है, मंगल पांडे किस छावनी से संबंधित था? तो बैरकपुर छावनी से। कौन सी रेजिमेंट से? 34वीं रेजिमेंट से। ठीक है, मंगल पांडे मूलतः यूपी बलिया का रहने वाला एक ब्राह्मण था। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्रांति का विस्तार कैसे हुआ। ठीक है, अभी तक तो क्रांति खाली प्रारंभ है, चिंगारी है। ठीक है, आगे बढ़ी नहीं है। अब धीरे धीरे माहौल बदलने लगा और अन्य छावनियों में भी इसका प्रसार होने लगा। इसी क्रम में 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा विद्रोह की घोषणा कर दी गई। ठीक है, ये रविवार का दिन था और सायंकालीन सभा चल रही थी। अंग्रेजों की सायंकालीन इवनिंग की जो प्रार्थना सभा होती थी ना, वो प्रार्थना सभा चल रही थी। रविवार का दिन था और उसी समय मेरठ छावनी के द्वारा 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया गया। किसके विरुद्ध? अंग्रेज सरकार के विरुद्ध। यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी थे उनकी हत्या कर दी गई, हथियार लूट लिए गए और छावनी पर किसका अधिकार हो गया? भारतीय सैनिकों का। तो आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति का प्रारंभ किस छावनी से हुआ था? तो मेरठ से। ठीक है, और कारतूसों वाली घटना सर्वप्रथम कहाँ घटित हुई थी? तो बैरकपुर में। ठीक है, अगर पूछा जाए कारतूस वाली घटना सर्वप्रथम कहाँ घटित हुई थी, तो कहाँ हुई थी? बैरकपुर में। जबकि विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? 10 मई को मेरठ छावनी से हुआ था। ठीक है, ये 10 मई से विद्रोह करके 11 मई को कहाँ पहुँचे? दिल्ली पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली पहुँचकर इन्होंने बहादुर शाह जफर के आवास की तरफ प्रस्ताव किया। ठीक है, कहते हैं उस दिन माहौल ये था कि ये सैनिक जैसे दिल्ली पहुँचे
तो दिल्ली की आम जनता में एक नया सवेरा देखने को मिला। आगे आगे सैनिक चल रहे थे और पीछे बड़ी संख्या में दिल्ली की आम जनता इनके पीछे चल रही थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह एक लंबे समय के बाद में देखने को मिल रहा था कि अंग्रेजों के विरुद्ध कोई शक्ति खड़ी हुई है। इन सैनिकों के दिल्ली आने का कारण था इनको एक ऐसा नेतृत्व चाहिए था जिसकी अच्छी छवि हो भारतीय आम जनता में। ठीक है, तो वो नेतृत्व इन्हें किसके रूप में नजर आ रहा था? मुगल बादशाह के रूप में। तो ये दिल्ली पहुंचे और मुगल बादशाह के सामने नेतृत्व करने के लिए प्रस्ताव रखा। लेकिन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था ना, वो इस समय एक 80+ आयु का व्यक्ति था। ठीक है, अब एक 80-82 वर्ष का वृद्ध नेतृत्व करने में सक्षम है, युद्ध लड़ने में सक्षम है? नहीं है। बहादुर शाह जफर ने तो अपने जीवन में कभी युद्ध लड़ने का अनुभव ही नहीं लिया था, इसने कभी युद्ध लड़े ही नहीं थे और इसकी उम्र भी कितनी थी? 80+ थी। ठीक है, तो ये सक्षम भी नहीं था और इसी कारण बहादुर शाह जफर ने मना कर दिया था सैनिकों को कि मैं आपका नेतृत्व नहीं करूँगा। और इनकी रानी थी जीनत महल, उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों से संपर्क स्थापित करने का भी प्रयास किया कि हमें जबरन इस योजना में घसीटा जा रहा है। ठीक है, अब बहादुर शाह जफर ने मना कर दिया तो सैनिकों ने क्या किया? सैनिकों ने कहा कि यदि आप नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे तो हम आपका सर काट देंगे और आपके धड़ को जिस सिंहासन पे आप बैठे ना, इसके नीचे दफन कर देंगे और उसको दफन करने के उपरांत इस सिंहासन पे हम में से किसी एक को बिठा देंगे। इन परिस्थितियों में बहादुर शाह जफर को नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा। ठीक है, अब बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व स्वीकार कर लिया। तो जैसे ही नेतृत्व स्वीकार किया तो एक 10 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। किस लिए? कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नाम है उस कमेटी का, और ये कमेटी प्रशासन के संचालन की गई। इसमें नीतिगत जो निर्णय होंगे यह 10 सदस्यीय कमेटी ही लेगी। बहादुर शाह जफर नाम मात्र के नेतृत्व करते हैं, बहादुर शाह जफर का कोई निर्णय यहाँ स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, इस कमेटी के द्वारा निर्णय लिए गए। सेनापति के रूप में बरेली से बुलाकर बख्त खान को नियुक्त किया गया। ठीक है, और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हो गया। दिल्ली में प्रारंभ में निकलसन की हत्या कर दी गई। निकलसन आया, उसे पराजित कर दिया गया, उसको मार दिया गया। लेकिन निकलसन के उपरांत हडसन जब आया तो हडसन ने यहाँ पर क्रांतिकारियों को पराजित कर दिया। ठीक है, बहादुर शाह जफर जो इस समय हुमायूं के मकबरे में थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया और इनके तीनों पुत्रों को गोली मार दी गई। यद्यपि इन्हें कहा गया था कि अगर आप आत्मसमर्पण करते हैं तो आपके पुत्रों को तो आपको जीवित छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इनके आत्मसमर्पण करने के उपरांत भी इनके तीनों पुत्रों को गोली मार दी गई और बहादुर शाह जफर को यहाँ से कहाँ भेज दिया गया? रंगून, बर्मा भेज दिया गया और यहीं पर ही 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर के लिए प्रसिद्ध है, ये शायर थे, बड़े अच्छे शायर थे और इनकी द्वारा लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ हैं जो इनके अंतिम समय से संबंधित हैं। आपने सुना भी होगा, एक प्रसिद्ध काफ़ी फेमस शेर रहा है, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। तो ये शेर बहादुर शाह जफर का ही था और ये आगे लिखते हैं कि जब ज़िंदगी का अंतिम पड़ाव आया तो कूहे यार में, अर्थात इनको अपने जो वतन की मिट्टी भी वो नसीब नहीं हुई और इनकी जो मृत्यु हुई वो कहाँ? रंगून में हुई और उनको दफना भी कहाँ दिया गया? रंगून में दफना दिया गया। ठीक है, तो ये बड़े अच्छे शायर भी थे। अब क्रांति का प्रारंभ हो गया, किस प्रकार हुआ? अब हम धीरे धीरे आगे क्या हुआ उस पर बात करेंगे। ठीक है, क्रांति आगे किस प्रकार बढ़ती है, इसके बाद हम कानपुर, लखनऊ, झांसी, फिर राजस्थान, किस प्रकार एक के बाद एक क्रांति आगे बढ़ती चलेगी उस पर बात करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार पहले अपन पुनः दोहरा लेते हैं। ठीक है, क्रांति कब प्रारंभ हुई? 10 मई 1857 को। क्रांति को प्रारंभ करने को लेकर भी था कि 31 मई को, कब? 31 मई को क्रांति को प्रारंभ करना था। जो योजना बनाई गई थी 1857 की क्रांति को लेकर, उसको लेकर यह तर्क दिया जाता है अजीमुल्ला खां तथा सतारा के रंगोजी बापू ने लंदन अथवा बिठूर में बैठकर एक योजना बनाई जिसके आधार पर 31 मई को क्रांति प्रारंभ करना सुनिश्चित
था, लेकिन 31 मई के स्थान पर क्रांति कब प्रारंभ हो गई थी? 10 मई को। ठीक है, इस क्रांति के जो प्रतीक थे, प्रतीक चिन्ह के रूप में कमल का फूल व चपाती को स्वीकार किया गया था। ठीक है, कमल के फूल और चपाती को इसके प्रतीक चिन्ह के रूप में माना जाता है तथा क्रांति प्रारंभ करने का दिन क्या तय हुआ था? 31 मई, लेकिन क्रांति कब प्रारंभ हो गई? 10 मई को हो गई। कहाँ से? मेरठ से हुई। 20वीं BNI ने की, संडे का, रविवार का दिन था, सायंकालीन सभा के दौरान हुई। 10 मई को क्रांति प्रारंभ होते ही मेरठ से जो सैनिक चलकर कहाँ पहुंचे? 11 मई को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को नेतृत्व प्रदान किया। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में क्रांति को आगे बढ़ाया। ठीक है, बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से हडसन के द्वारा पकड़ लिया गया। निकलसन मारा गया और हडसन के द्वारा हुमायूं के मकबरे में किसको पकड़ लिया गया? बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया। उसे पकड़कर कहाँ भेज दिया गया? रंगून बर्मा भेज दिया गया और यहीं पर इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, बरेली से बख्त खान को बुलाकर क्रांतिकारियों ने अपना सेनापति नियुक्त किया। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं साथियों। आगे किस प्रकार विद्रोह आगे बढ़ा, तो इसके बाद में हम प्रारंभ करेंगे। तो अब साथियों हम जो आगे के बाकी स्थल बचे हैं उन पे एक बार बात कर लेते हैं कि किस स्थल में किसके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया और उसका क्या हश्र हुआ। तो हम वन बाय वन, सबसे पहले लखनऊ या अवध, इसके बाद में झांसी, झांसी के बाद में कानपुर, जगदीशपुर। ये जगदीशपुर आरा बिहार में स्थित है। ठीक है, फिर फैज़ाबाद। ठीक है, फैज़ाबाद के बाद में हम इलाहाबाद की भी बात करेंगे, बरेली की भी बात करेंगे। तो वन बाय वन हम इन पे चर्चा करते हैं कि यहाँ पे क्रांति किस प्रकार आगे बढ़ी, इसका नेतृत्वकर्ता कौन रहा, यहाँ की मुख्य घटनाएं क्या रही। तो अगर लखनऊ अवध की बात की जाए तो लखनऊ अवध में 4 जून को क्रांति प्रारंभ हुई। ठीक है, 4 जून को लखनऊ अथवा अवध में क्रांति प्रारंभ हो गई। ठीक है, और 4 जून को यहाँ क्रांति प्रारंभ हुई तो उसके पीछे वजह क्या थी? इस समय जो अवध के नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह। क्या नाम था? वाजिद अली शाह। ठीक है, और इन वाजिद अली शाह को अंग्रेजों के द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था, मतलब नवाब के पद से हटा दिया गया था। किसको? वाजिद अली शाह को। और उसी के उपरांत क्या लगाया गया था? कुशासन का आरोप लगाकर यहाँ पर जो अवध था उसे किसके अधीन कर लिया गया था, किसके अंदर विलीन कर लिया था? ब्रिटिश साम्राज्य के। ठीक है, जिसके कारण किसको? वाजिद अली शाह को अपदस्थ करने के चलते तथा इनको नज़रबंद कर लिया था ना, उसके चलते इनकी बेगम थी, क्या नाम था? हजरत महल। हजरत महल ने अपने बेटे बिरजस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। हजरत महल ने अपने बेटे बिरजस कादिर को नवाब घोषित कर दिया और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ में बेगम ने विजय प्राप्त की और यहाँ पर रेजिडेंसी थी ना, जो अंग्रेज रेजिडेंसी, उसको आग के हवाले कर दिया, आग लगा दी, जिसके चलते यहाँ पे हेनरी लॉरेंस नामक अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हो गई। ठीक है, ये हेनरी लॉरेंस था, यह रेजिडेंसी को जब आग लगाई उस समय उसमें मौजूद था और ये जलकर मर गया। इसके बाद में आउटरम तथा हैवलॉक बेगम हजरत महल को पराजित करने के लिए आए, लेकिन हैवलॉक भी यहाँ पर मारा गया। अंततः कॉलिन कैम्पबेल अवध अर्थात लखनऊ पहुंचा और इसने आकर बेगम हजरत महल को आरामबाग के युद्ध में पराजित किया और लखनऊ पर पुनः अधिकार हो गया किसका? अंग्रेजों का। ठीक है, तो
अगर दिल्ली के बाद किसी स्थल पर विद्रोह का सबसे अधिक प्रभाव दिखाई देता है तो वह कहाँ पर दिखाई देता है? लखनऊ, अवध में दिखाई देता है। और यहाँ पर विद्रोह का कारण क्या था? वाजिद अली शाह जो कहाँ के लखनऊ के नवाब थे, उन्हें अपदस्थ कर दिया गया था और अवध के शासन अर्थात जो वहाँ पे अवध के नवाब के द्वारा जो शासन चलाया जा रहा था उन पर कुशासन का आरोप लगा दिया गया और कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अधिग्रहित कर लिया गया था। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी ना डलहौजी की जो पॉलिसी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके तहत कुशासन का भी मैंने एक बार बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो उसी के आधार पर इसका अधिग्रहण कर लिया गया था। इस बात से नाराज हजरत महल जो किसकी बेगम थी? वाजिद अली शाह की। वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल के द्वारा अपने पुत्र ब्रिजेश कादिर को नवाब घोषित कर दिया गया और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, इस युद्ध में या इस संघर्ष में प्रारंभ में बेगम विजयी रही और उसने जो अंग्रेज एजेंसी थी वहाँ पर उसमें आग लगा दी और उसमें हेनरी लॉरेंस नामक अंग्रेज अधिकारी जलकर मर गया। उसके उपरांत जब कॉलिन कैम्पबेल यहाँ पे आते हैं तो आराम बाग नामक स्थान पर युद्ध होता है, उसे आराम बाग का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में कॉलिन कैम्पबेल बेगम हजरत महल को पराजित कर देते हैं। बेगम हजरत महल यहाँ से मतलब लखनऊ से भारत से चली जाती हैं कहाँ पे? नेपाल। वो भारत छोड़ के नेपाल चली जाती हैं। तो आपसे पूछा जाए कि बेगम हजरत महल का युद्ध के उपरांत या पराजय के उपरांत क्या हुआ था, तो वो कहाँ? नेपाल चली गई और आगे चलकर 1874 में काठमांडू में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब लखनऊ के बाद में और अगला जो हमारा है चर्चित स्थल वह है झांसी। ठीक है, अगला स्थल कौन सा है? झांसी। तो झांसी में भी साथियों जो क्रांति का प्रारंभ हुआ था वह 4 जून को ही हुआ था। ठीक है, झांसी में कब हुआ था? 4 जून को। 4 जून को ही झांसी में हुआ किसका प्रारंभ? क्रांति का प्रारंभ। और यहाँ पर नेतृत्व किसने प्रदान किया? लक्ष्मीबाई ने। ठीक है, किसने प्रदान किया था? लक्ष्मीबाई ने। ठीक है, लक्ष्मीबाई जो झांसी के राजा गंगाधर राव की विधवा थी। ठीक है, किसकी? गंगाधर राव जो झांसी का शासक हुआ करता था उसकी विधवा थी और इनके कोई पुत्र नहीं था। और डलहौजी की गोद निषेध नीति के तहत यह पुत्र दत्तक पुत्र लेने का अधिकार भी नहीं रखती थी, लेकिन इनके द्वारा दत्तक पुत्र लिया गया, पुत्र गोद ले लिया गया, जिसके चलते इनका संघर्ष किसके साथ हुआ? अंग्रेजों के साथ हुआ। लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे की सहायता से, किसकी? तात्या टोपे की सहायता से ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, लेकिन अंततः कोटा सराय के युद्ध में 17 जून को रानी अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज के हाथों पराजित हुई। किसके हाथों पराजित हो गई? ह्यूरोज के हाथों। ठीक है, किसने पराजित किया था? ह्यूरोज। ठीक है, और ह्यूरोज जब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु होती है, उन्हें पराजित कर देता है, उसके बाद में वह स्वयं इनकी वीरता से इतना प्रसन्न होता है कि वह कहता है कि इन क्रांतिकारियों में पड़े शवों में यह अकेली महिला ही मर्द है। मतलब वो इनकी वीरता से इतना प्रभावित था कि एक औरत ने जिस प्रकार से, एक महिला ने जिस प्रकार से संघर्ष किया उससे इतना प्रभावित था कि वह कहता है कि जितने भी ये पुरुष यहाँ पे मरे, पुरुषों के शव पड़े, उनमें अगर कोई मर्द है तो वह कौन था? रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, इनके लिए हमने एक कविता बचपन में बहुत सुनी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित यह कविता भी कई बार पूछ ली जाती है। ठीक है, तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये कविता किसके द्वारा रचित है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। ठीक है, अब लक्ष्मीबाई का साथ किसने दिया था? तात्या टोपे ने। ठीक है, तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, तात्या टोपे का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। और ये प्रारंभ में कानपुर के नाना साहब थे ना, उनके यहाँ बावर्ची का कार्य करते थे, मतलब उनका खाना वाना पकाते थे। ठीक है, जैसे ही क्रांति प्रारंभ हुई इन्होंने भी तलवार उठा ली और ये कानपुर में पहले किसके साथ से जुड़े रहे? नाना साहब के साथ, और उसके बाद में लक्ष्मीबाई के पास आ गए। नाना साहब की पराजय के बाद में किसके पास आए थे? लक्ष्मीबाई के पास आए थे। और लक्ष्मीबाई के साथ जब ये थे तो ग्वालियर
विजय प्राप्त करने में तात्या टोपे की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। लेकिन कोटा सराय का जब युद्ध हुआ उसमें तात्या टोपे जीवित बच निकले में सफल रहे और इसके उपरांत तात्या टोपे राजस्थान भी आए। राजस्थान के जो राजपूत शासक थे उनसे क्रांति में सहयोग की अपील की। केवल जैसलमेर को छोड़कर ये राजस्थान के अन्य सभी शासकों के संपर्क में आए और उनसे क्रांति में भाग लेने की अपील की, लेकिन इन्हें किसी प्रकार की कोई सहायता यहाँ से नहीं मिली। अंततः इन्हें सीकर से गिरफ्तार कर लिया गया और इनको गिरफ्तार करवाने में मान सिंह नरूका ग्वालियर के शासनदिया थे ना, राजा थे, उनका सामंत था और तात्या टोपे का मित्र हुआ करता था। लेकिन मान सिंह नरूका ने तात्या टोपे के साथ गद्दारी की और इन्हें धोखे से पकड़वा दिया। ठीक है, तात्या टोपे को गिरफ्तार करने के उपरांत 1859 में इनकी फांसी दे दी गई। ठीक है, ये तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। अब हम बात करते हैं अगला, कानपुर। ठीक है, तो कानपुर में जो नेतृत्व प्रदान किया वह किसने किया था? नाना साहब ने। इन्हें धोधु पंथ भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे 5 जून को क्रांति प्रारंभ हुई। ठीक है, और कुछ समय पश्चात ही नाना साहब पराजित हो गए और नाना साहब यहाँ से कहाँ चले गए? नेपाल चले गए और आजीवन नेपाल में रहे। इनके बारे में आगे की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, नाना साहब के लिए माना जाता है कि वह क्रांति की योजना बनाने वाले प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं में शामिल थे और इनका क्रांति का कारण क्या था? ये पेंशन इनकी जो बंद की गई थी उसे पुनः प्रारंभ करने की मांग कर रहे थे। ठीक है, कानपुर के बाद में जगदीशपुर आरा बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया और ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था इसमें, अन्य सभी अपने हितों के लिए संघर्षरत थे। ठीक है, और अपने अपने राज्यों के लिए संघर्षरत थे। ठीक है, झांसी की रानी को झांसी चाहिए था, नाना साहब को पेंशन कानपुर चाहिए था, बेगम को लखनऊ चाहिए था। लेकिन जगदीशपुर के कुंवर सिंह, इनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था, ये बिना किसी स्वार्थ के देश हित के लिए लड़ रहे थे। इनकी मृत्यु के उपरांत इनके छोटे भाई अमर सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। मौलवी अहमदुल्ला थे, इन्होंने क्रांति को जिहाद घोषित किया तथा अंग्रेज़ों को काफिर घोषित किया था और ये ऐसे नेतृत्वकर्ता थे जिस पर 50,000 का इनाम अंग्रेज सरकार के द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है, इसके बाद में अगर हम अन्य राज्यों की क्षेत्रों की बात करें तो बरेली में खान बख्त खान, ठीक है, और इलाहाबाद में लियाकत अली के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। ठीक है, ये 1857 की क्रांति से संबंधित प्रमुख स्थल और उनके नेतृत्वकर्ता रहे। अब अगली क्लास में हम साथियों बात करेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रमुख स्थल तथा यहाँ की प्रमुख घटनाएं।